मैं क्या बताया था भाषा का क्या होगा कि हाँ, मानव की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं। एकदम सिंपल। यहाँ पे जो लिखा है, मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं। भाषा जो है वो भास धातु से बना है। किससे? भास धातु से। ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? हम्म? हाँ, अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। ठीक है। किसका अर्थ होता है ये? भास का। भास धातु से क्या बना? भाषा। लेकिन इसका तभी होगा जब ये सार्थक होगा। मतलब सार्थक मतलब जिस भाषा से कोई अर्थ निकले या जिन शब्दों से कोई अर्थ निकले वो फिर भाषा में काउंट होगा। अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। हाँ। अब इसमें देखो इसकी विशेषताएं क्या हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसको समझकर मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे जो एक भाषा विज्ञानी हैं या लेखक हैं, कामता प्रसाद गुरु, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति है, ये लो एक व्यक्ति, और यहां पे एक व्यक्ति है, तो भाषा के कारण ये जो बोलेगा ये स्पष्ट समझ पाएगा। ठीक है। और भाषा के कारण ही ये जब बोलेगा तो इसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने आप समझ पाएगा। लेकिन यदि ये दोनों भाषा सेम हो, अगर ये बोल रहा है जापानी में, जापानी भाषा, अब ये भाई चीनी है, आंख छोटा छोटा है, ये बिल्कुल लकीर जैसा चीनी है, आप क्या समझ पाएंगे क्या? हाँ। तो सार्थक व्यक्तवाणी यहाँ पे अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये अपना अर्थ ग्रहण कर रहा है, ये अपना अर्थ ग्रहण कर रहा है, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं है। तो फिर ये भाषा तो है लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो कम से कम दोनों भाषा में साम्यता, समानता होनी आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। ध्वनि संकेत, ध्वनि क्या है? हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। उसी को जब लिखते हैं तो क्या बनता है? हाँ, जब वो मौखिक है तो वो है ध्वनि, जब उसको लिख देते हैं तो वह वर्ण बन जाता है। और इसी जो वर्ण को जो लिखने का क्रम है ये कहलाता है लिपि। ठीक है। और इसी मौखिक अवस्था में जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं उसको समुचित रूप से कहलाता है भाषा। ठीक है। हाँ, यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। यह मनुष्यों के बीच आपसी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का माध्यम है, बहुत पहले बता दिया था। ठीक है। इसके शब्द के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। रूढ़ क्यों? देखो, अर्थ के क्रम में एक तो आता है रूढ़, बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं जी। एक आता है रूढ़, एक आता है यौगिक। यौगिक में संभावना है कि उसके दो अर्थ निकल जाए।
रूढ़ क्या है? जैसे रूढ़िवादी बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, क्या वही है ना? तो रूढ़िवादी जो है, किसको बोलते हैं रूढ़िवादी? बताओ, कुछ तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। हाँ, जैसे अगर वो जीवन भर अगर अपनी बहन को, अपनी माता को साड़ी में देखा होगा, तो जब भी कोई लड़की कुछ अलग साड़ी से विभिन्न पहन के आएगी तो नहीं नहीं, ये नहीं है, ये गलत दिशा में जा रहे हैं बच्चे, ऐसे। क्योंकि वो रूढ़ बन गया है, मतलब ईट, हाँ ईट का पत्थर ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, पत्थर की ईंट बोल लो या ईंट का पत्थर बोल लो, मतलब वो एकदम रिजिड हो गया है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो रिजिड। आप समझ में आया? हाँ, जो परिवर्तन को नकारता हो, परिवर्तन को नकारता हो, वो क्या है? रूढ़िवादी। परिवर्तन को नकारता हो, ठीक है। और इसी क्रम में अब देखें, रूढ़ मतलब जिसका लगभग एक ही अर्थ निकले, एक अर्थ, ठीक, एक अर्थ को ग्रहण करे। जैसे अगर मैं बोलूं काजू, तो काजू से एक ही अर्थ निकलेगा ना, ठीक है। बादाम, या क्या, जैसे जल बोलूं, अब जल से एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक है। कभी कभी उसके अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। जैसे क्या रहेगा? एग्जाम्पल दो किसी का। हाँ, नहीं आ रहा है। पर्यायवाची में जब भी आप कोई भी अर्थ पढ़ोगे, पर्यायवाची, उसमें, हाँ तो शब्द अलग अलग हो गया ना। हाँ, चतुर्भुज अगर मैं लिखूं, चतुर्भुज लिखूं, अब इससे क्या सेंस बनेगा चतुर्भुज से? बताओ। हाँ, एक तो गणित में चतुर्भुज, ये एक तो गणेश को बोल दोगे, ब्रह्मा भी आ जाता है चार हाथ लेके, ठीक है। विष्णु भी, वो भी गदा वदा पकड़ के चार हाथ लेके, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन अधिकतर भाषा में अधिकतर शब्दों के अगर रूढ़ है तो एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो इसके शब्द के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। यहां तक समझ में आया? आप देखो आगे। हाँ, हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो भाषा की ही विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, ये भी बता दिया हूं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा यह भाषा के बोलचाल का रूप है, इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि है। भाषा का प्रयोग मौखिक तभी किया जाता है जब श्रोता और वक्ता पास पास होते हैं। हालांकि अब दूर संचार जो माध्यम है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? क्या? दूरभाष। दूर संचार का माध्यम है दूरभाष, इसको बोलते हैं दूरभाष। टीवी को क्या बोलते हैं? टेलीविजन। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? टीवी को हिंदी में? हाँ, दूरदर्शन। इसलिए वहां पे लिखा रहता है डीडी, डी डी, दीदी, ठीक है। हाँ, दिल्ली दूरदर्शन करके, ये दूर और दर्शन, ठीक। तो अब यह एकदम आसान है ना, दूर से जो बोल रहा है तो दूरभाष हो गया, मोबाइल से बोलते हैं। और जो दूर से दिख रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है प्रोग्राम, यहाँ दिख रहा है तो दूरदर्शन, ठीक है। जब श्रोता और वक्ता पास पास होते हैं तो क्या? मौखिक भाषा का, जैसे अभी पास हैं तो मौखिक हो गया। लेकिन कहीं दूर बस्तर में मुझे पढ़ाना है, जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब बस्तर का बच्चा इसको देख पाएगा किससे? दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। अब मोबाइल एडवांस है, इसलिए सब काम कर देता है वो, वीडियो भी प्रोवाइड करता है, ऑडियो भी प्रोवाइड करता है।
ठीक है। फिर आगे लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या? यह भाषा का लिखित रूप है, एकदम सिंपल। इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है, मैं बताया था। मौखिक जब करेंगे आधारभूत इकाई एक ध्वनि बनेगी, और जब लिखित होगा तो आधारभूत इकाई क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। ठीक है। यह भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी क्यों? क्योंकि चिरंतन काल तक यह जीवित रह सकता है अगर वो लेख हमारा सही सलामत रहे तो। जैसे अशोक ने स्तंभों पे लेख लिखाया, ठीक है। बुद्ध ने, उसके शिष्यों ने उस जो वाणी था, जो क्या दिया, प्रवचन दिया, उसको लिख दिया, तो आज तक वो हमारे लिए अवेलेबल है। अगर सिर्फ बोल के चले जाते तो हाँ, ठीक है, वहां पे गूंजता थोड़ी रहता कि पहाड़ में चिल्ला दिए बौद्ध करके, तो गूंजता थोड़ी रहता, कभी न कभी समाप्त हो जाता। ठीक है, पल भर में समाप्त हो जाता, ऐसा बोलो। तो भावों और विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं, किसमें? लिखित भाषा में। ठीक है, इसी को लिपि बोलते हैं। आगे दिख रहा है? भाषा की विशेषताएं। अब देखो, इसमें विशेषताएं एकदम बेसिक रूप में, इसको आप अगर भाषा को समझ गए हैं तो लिख पाएंगे कि प्रत्येक भाषा संरचना अलग अलग होती है, संरचना में भिन्नता होती है। जैसे तमिल बताया था, मलयालम लोग जलेबी टाइप के लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। और एक उर्दू आता है, ये बिंदी डाले फिर ऐसे करके, ये ऐसा बिंदी डाले फिर ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके लिखते हैं, देखे होगे उर्दू वाले। ठीक है। तो ऐसा हमारा हिंदी में ये जैसे क ख, ऐसा ग। एक गुजराती होती है, इसमें लाइन नहीं खींचते हैं, जैसे नरेंद्र लिखेंगे ना तो ऐसा ऐसा करके लिख देंगे, बस लाइन नहीं डालते हैं। ठीक है, ऊपर में सिरो रेखा नहीं डालते हैं। तो भाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर बहती है। जैसे नदियां ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, इसलिए भाषा के कठिन रूप से अनेक सरलतम भाषाओं का जन्म हुआ, जिससे बोलना, समझना और लिखना आसान हो गया। ठीक है। भाषा कैसे? कठिनता से या जटिलता से सरलता की ओर। वैदिक संस्कृत से क्या बना? क्या बना जी? लौकिक संस्कृत। इसका मतलब आप पीछे पढ़ाया हुआ पाठ भूल रही हैं। लौकिक संस्कृत क्यों यहां बना होगा? क्योंकि वेद में जो संस्कृत लिखा था वो क्लिष्ट था। क्लिष्ट मतलब कठिन था, बहुत कठिन था। इसलिए उसको सरल करके हम क्या बनाए? लौकिक संस्कृत। और ऐसा करते 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 आज हिंदी हिंदी बहुत सरल हो गया। ठीक है। तो भाषा स्वभावतः जटिलता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। फिर आगे जीवंत भाषा भाता नीर की तरह है, जो बिना रुके सदा प्रवाहित होती रहती है, अर्थात सतत साहित्य सृजन जीवंत भाषा की पहचान है। इसका कहने का मतलब होगा कि जिस भाषा में साहित्य का सृजन रुक जाता है वो भाषा वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे एक आध एग्जाम्पल दो, जैसे संस्कृत समाप्त नहीं हुई है, लेकिन क्या आप और हम पढ़ते हैं संस्कृत अभी वर्तमान में? उसको तो गवर्नमेंट ने उसका परिष्कार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए उनको जगह दिया है हमारे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में, या 10वीं से लेके 6वीं से 10वीं तक का वो दिए हैं, उसमें शामिल किए हैं। लेकिन गांव में, शहरों में संस्कृत में कोई बोलते हुए देखे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें साहित्य सृजन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। लेकिन हिंदी में भर भर के मिल जाएंगे आपको, हर दिन कोई नया बुक छप जाता है। ठीक है। ठीक।
तो यहां तक समझ में आया कि जब तक साहित्य सृजन होता रहेगा तब तक वो भाषा जीवित रहेगी, और जिस दिन साहित्य सृजन बंद होगा उस दिन वो हाँ, जैसे मैं हिंदी में कोई लिखूं, फिर आप लिखो, फिर मेरा पुत्र आके लिखेगा, ऐसे ऐसे करते वो जीवित रहेगा। लेकिन जैसे पाली, प्राकृत, इनका प्रसार कैसे हुआ? हाँ, बुद्ध ने पाली में अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया, ठीक है, या उसमें भाषण दिया, भाषण को फिर वो ग्रंथों में कन्वर्ट किए, फिर प्राकृत, जैन। लेकिन अभी प्रचलित क्यों नहीं है? क्या हम प्राकृत जानते हैं, पाली जानते हैं? क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो है साहित्य सृजन होना लगभग बंद हो गया पाली प्राकृत में, ठीक है। हाँ, वैसे ही ब्राह्मी था, ब्राह्मी में जब ये बंद हुआ तब ये आया, इसके बाद हिंदी आ गया, हिंदी, ठीक है। ऐसा है, तो जब तक साहित्य सृजन होता रहेगा तब तक ये जो भाषा है जीवंत बनी रहेगी। जिस दिन साहित्य सृजन बंद हुआ उस दिन ये भाषा भी हाँ लुप्त हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आज बुक छाप दी उसी को आप पब्लिश कर रहे हो बार 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 बार, नहीं। जैसा जैसा समय बीतता जाता है वैसा वैसा उसका जो परिवेश है बदलता जाता है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, 1920 के आसपास, यहां तक जो है एक अलग ही लेवल था साहित्य का। फिर जब 1930 आया तब राष्ट्रवादी आंदोलन एकदम प्रबल हुए, और तब देखेंगे जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, पुष्प के अभिलाषा ऐसा लिखे हैं, चाह नहीं मैं, ऐसा वो एक कविता गाते हैं, ठीक है। तो पुष्प के अभिलाषा की, ऐ शहीद तुम, मैं रास्ते में बिछ जाऊं और तुम मुझ पर चल के वो लड़ाई लड़ो, ठीक है, ऐसा ये बोलते हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी है। फिर एक मैथिली शरण गुप्त है, आपने कभी सुना है इसका नाम? मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि। तो ये लोग अपने जब परिवेश में थे तब इन्होंने, उस समय क्या चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई, तब उनसे संबंधित काव्य लिखे। उसके बाद उद्योग का जब विस्तार हुआ तो उद्योग से संबंधित आया, गबन गोदान, है ना। फिर गरीबी जब देखी तो गरीबी से संबंधित आया। फिर सिनेमा की दुनिया, ठीक है। फिर जब 1991 का एलपीजी रिफॉर्म आया तो उस पर किताबें आने लगी। ऐसा होते होते अभी देखेंगे तो एआई पे बुक्स आ जाती हैं, हिंदी में भी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता करके। उसके बाद अभी मूवी को ही देख लो ना, मूवी किस पे बनती है? किताब पे ही बनती है कहीं ना कहीं मूवी, या उसका पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अनामिका मूवी बना था, परिमल गीतिका, ये सब, ठीक है। तो ये एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, तो जो उसके कहानी उन्होंने लिखा था उसी पे मूवी बना था। आज भी डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहती हैं, ठीक है। तो लेकिन साम्यता है क्या, है ना। राजेश खन्ना थे तब कुछ अलग बनता था, अमिताभ बच्चन आए फिर वो अलग बना के गए, फिर सलमान खान आए, फिर शाहरुख खान आए, और इधर अभी नए नए कलाकार आते जा रहे हैं। तो सिनेमा का जैसे हाल बदलता है वैसे ही साहित्य का भी सृजन बदलता जाता है परिवेश के माध्यम से, ठीक है। हाँ, जैसे मैं आज महाभारत लिख दूं अलग सा तो कौन पढ़ेगा उसको, बताओ? ठीक, अभी मुझे कुछ अलग लिखना पड़ेगा ना, जेनजी ऐसा कुछ, ऐसा डालना पड़ेगा जेनजी करके, ठीक है। तो फिर उसको इंटरेस्टेड लेके पढ़ेंगे लोग। तो वही है, साहित्य सृजन जो है उसमें नवीनता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को बोलकर लिखकर, हाँ, ठीक है, ये ठीक है। फिर इस पर क्या था? चलो, भाषा हो गया, अब बोली। देखो,
इसमें नहीं आ रहा है क्या? अगर ये जो है, ये जो गोला बना रहा हूँ, अगर ये भाषा का गोला है तो ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये क्या है? बोली। और इसी में ये अगर गोला बना दिया मैं, जैसे इसको कलरफुल अगर मैं करूं, तो ये जो गोला है ये क्या है? ये जो गोला है ये क्या है? ये अभिभाषा। उपभाषा या विभाषा, ठीक है। और ये जो बड़ा गोला है किसका रहेगा? भाषा का रहेगा। भाषा के अंदर उपभाषा, उपभाषा के अंदर बोलियां, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक भाषा के अंदर अनेक उपभाषाएं हो सकती हैं और अनेक उपभाषाओं के अंदर और अनेक बोलियां हो सकती हैं, ठीक है। और इसका क्रम भी ऐसा रहता है, वो बोली, बोली से उपभाषा बनता है, उपभाषा से एक दिन भाषा बन जाता है। जैसे मैथिली आज वो भाषा बन गया है ना। मिथिलांचल की बोली थी मैथिली। मैथिली जो थी वो मिथिलांचल की क्या थी? बोली। मिथिला कहाँ पड़ेगा? बिहार। मिथिला अंचल की वो आंचलिक बोली थी और ये बोली का परिष्कार होते होते वो भाषा बना, वो भाषा से वो आज भाषा बन गया है। अभी इसका अस्तित्व है, ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व है। ये हिंदी के अंदर काउंट नहीं होता। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या क्या है? बोली बताओ तो। अगर सबको समेट दे एक में तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ऐसा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी। लेकिन इसके अंदर भी अनेक बोलियां हैं। जैसे एग्जांपल बताओ। गोंडी, हल्बी और गोंडी, हल्बी, दोरली, परजी, कमारी, कवर्धाई या बैगानी, बहुत सारी बोलियां, ठीक है। हाँ, बैगानी बोलते हैं। परजा लोग परजी बोलते हैं। कमार लोग परजा नहीं जानती, ठीक है। ठीक है, परजा एक अलग, जैसे ये एक ट्राइब है, वैसे ये जो परजा है ये भी एक ट्राइब है, ठीक है। तो इसको जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ये परजा, कंडरा, ठीक है। और कई चीज़ें जिसमें, जैसे ये बांस से बर्तन बनाते हैं, ये परजा लोग कुछ अलग काम करते हैं। वैसे ही सबका काम और सबकी संस्कृति, विशेषताएं, उसका घर का नक्शा, नक्शा से लेकर वो कैसे बनाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा। हालांकि अभी तो मिक्स हो गया है, लेकिन हमारी किताबों में ये आज भी दिया है, जो प्राचीन ये लोग रहते थे रहन सहन उसको, ठीक है। तो बोली कहते हैं। आई होप बोली समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोली में क्या रहता है? यह भाषा का सीमित और लघु रूप है, ठीक है। इसे भाषा की प्राथमिक इकाई कहते हैं, प्राथमिक इकाई, जिसमें घरेलू शब्दावली और देशज शब्दों की बहुलता रहती है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसमें मानकीकरण का अभाव रहता है। इसमें साहित्यिक रचनाएं प्रायः अभाव या न्यूनतम बहुत कम होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ी में रचनाएं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे पंडो, नागवंशी, मरारी, धाकड़, मिर्गानी, दोरली, मुरिया, अबुझमाड़िया, ये सब क्या है? बोली है, ठीक है। फिर भाषा और बोली में अंतर।
ये मेंस का क्वेश्चन है, भाषा और बोली में अंतर जो है। तो हो गया था, आया था, ये आया था, मुझे अच्छे से याद है क्या क्या आया था करके। तो भाषा और बोली में अंतर क्या क्या है? भाषा का भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं और उन बोलियों में कई उपबोलियां होती हैं। ठीक है, हाँ, जबकि बोली के अंतर्गत भाषाएं नहीं होती। भाषा एक मानक रूप होता है भाषा का। मानक रूप मतलब आप उस क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं, भाषा समान मिलेगा, लेकिन बोलियां पल पल में बदलती रहती हैं, इसका मानक रूप नहीं होता। आगे, भाषा का प्रयोग साहित्य सृजन, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, जबकि बोली का प्रयोग दैनिक बोलचाल और लोक साहित्य में होता है। ठीक है, लोक साहित्य समझते हो? लोक गाथा, पंडवानी, हाँ, ठीक है, मतलब वो अपने भाषा में उसको पिरो के गाती है, ऐसा नहीं कि कोई सुन के देखना, वो उसमें मजा भी आता है। ठीक है, दुर्पति आग कहिस ऐसा करके उसमें, मतलब अपने भाषा में अपने शब्दों में वो गाते हैं बजाते हैं, साथ में वो मतलब उसका टोन ही अलग रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होगा ये? जैसे कि आप इसमें देखो, मान के चलो मीटर है, मीटर जानते हो? मीटर भारत में भी उतना ही होगा, चीन में भी उतना ही होगा, अमेरिका में उतना ही होगा, कि अंतर हो जाएगा? जैसे मीटर भारत में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो चीन में भी वैसी होगा, अमेरिका में भी वैसी होगा, ये मानक है। वैसे ही भाषा में मानक का क्या अर्थ है कि अगर यूपी में हिंदी बोला जाता है, सीजी में हिंदी बोला जाता है, तो साहित्य क्रम में यूपी और सीजी का क्रम जो है या दोनों का जो अर्थ होगा समान होगा। जैसे अगर यहां जल बोलेंगे तो जल का मतलब यहां भी पानी ही होगा और यहां भी पानी ही होगा, ये है मानक स्वरूप। का अर्थ यहां भी का ही होगा, यहां भी का ही होगा, लेकिन बोली में यहां जल अलग को बोल सकते हैं, उधर जल अलग को बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, वो एक वो रहता है गिलहरी, स्क्वेरिल, गिलहरी आता है, गिलहरी। तो जैसे मैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, चिटरा। हाँ, और उधर मेरी दोस्त है जांगीर चांपा में, क्या बोलती है, चिल्ला। एक जगह क्या बोलते हैं उसको, चिलहरा, चिलहरा, और तीनों का मतलब है गिलहरी। अब समझ में आ गया होगा? ठीक है, हाँ, तो चिटरा, चिल्ला, चिलहरा, गिलहरी ही है। अब गिलहरी को आप कहीं भी बोलो गिलहरी ही बोलेंगे ना, क्योंकि हिंदी में वो मानक स्वरूप में आ गया है, लेकिन इसको बोलूंगा तो समझ नहीं पाएंगे वो लोग। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस तरह भाषा का भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होता है, उसी तरह उसके बोलने वालों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि बोली क्षेत्र भी सीमित, बोलने वालों की संख्या भी सीमित। ठीक है, आगे चलो, अभिभाषा या उपभाषा। अच्छा, मैं क्रम क्या बताया था, इसको एक बार देखो क्या होगा। हाँ, जैसे एक होगा परिष्कृत या, हाँ, परिष्कृत भाषा, परिष्कृत भाषा, इसको बोलते हैं मानक भाषा। फिर आ जाएगा भाषा, फिर उपभाषा,
या विभाषा, फिर बोली, फिर हाँ उपबोली भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। जैसे गोंडी में भी एक ही, जैसे बस्तर में ही कोंडागांव में आओगे तो गोंडी अलग होगा, बस्तर की गोंडी अलग होगी। मतलब ऐसा नहीं कि शब्द अलग हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें टोन में अंतर आता है। ठीक है, तो ये है परिष्कृत भाषा, भाषा, उपभाषा, विभाषा, बोली, उपबोली। ठीक है। या हाँ, परिष्कृत भाषा इसी को बोलते हैं मानक भाषा, अभी समझाया था, मानक भाषा। वैसे ये भाषा को ही मानक मान लेते हैं, लेकिन मानक भाषा कहने का मतलब एकदम मानक हो गया ऐसा है। ठीक है, यहाँ तक तो मानक हो जाता है, लेकिन ये मानक में भी मानक अगर आ गया तो उसका पैमाना समान हो गया, व्याकरण समान हो गए, या व्याकरण में एक प्रकार का सर्वोच्च बोलते हैं ना कि एकदम फिक्स व्याकरण हो गया है ना, तो हाँ ठीक है। ये जो है मानक भाषा आ चुका है 2 नंबर में सीजीपीएससी मेंस में। ठीक, अब देखते हैं विभाषा। विभाषा या उपभाषा, तो बोली जब अधिक परिष्कृत और संपन्न हो जाती है, उसका स्वयं का व्याकरण विकसित हो जाता है और वह एक प्रदेश अथवा प्रदेश के बड़े भूभाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य सृजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में प्रयुक्त होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, विभाषा या उपभाषा। एक भाषा की कई विभाषा या उपभाषा हो सकती है, जैसे अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, हिंदी की विभाषाएं हैं, विभाषा है क्योंकि पूरे प्रदेश में बोली जा रही है। ठीक है, लेकिन भाषा का दर्जा मिला है क्या, इसलिए ये उपभाषा है। ठीक है, अब देखते हैं लिंग्वा फ्रैंका क्या है। लिंग्वा फ्रैंका जिसको बोलते हैं संपर्क भाषा, तो जिस भाषा का प्रयोग हम संपर्क करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं संपर्क भाषा, या उसका एक नाम है लिंग्वा फ्रैंका। ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सेतु का कार्य करती है। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका। एक प्रदेश या एक भाषा के बोलने वाले लोग अन्य भाषा भाषियों जिसे भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे लिंग्वा फ्रैंका अथवा संपर्क भाषा कहा जाता है। जैसे इंग्लिश है, हाँ अब समझिए। अब देखो, एक है भारत और एक यूएसए, अब इन दोनों में संपर्क कैसे होगा, तो इंग्लिश को बीच में लाना पड़ेगा। ठीक, समझ गए। हाँ, वैसे ही अगर मैं कहूं छत्तीसगढ़ी और यहां पे है भोजपुरी, तो दोनों को संपर्क करने के लिए क्या बीच में आएगा, हिंदी, ये होगा संपर्क भाषा। वैसे ही तमिल और यहां पे आ गया बोडो, बोडो कहाँ की भाषा है, असम, तो तमिल और बोडो को संपर्क करने के लिए बीच में कोई माध्यम लाना पड़ेगा। अब वो हिंदी तो लाएंगे नहीं, इंग्लिश लाएंगे, तो इंग्लिश क्या हो गया, संपर्क भाषा। ठीक, पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है क्योंकि भारत के सभी प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम करती है क्योंकि प्रायः विश्व के सभी देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। वही है, देखो अभी भारत में संपर्क भाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि लगभग 55% के आसपास या उससे अधिक जो है बोलने वाली जो जनसंख्या है हिंदी की है। वैसे ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंग्लिश जो है वो सर्वाधिक बोली जाती है।
ठीक है, उसमें भी दो, एक ब्रिटेन इंग्लिश और अमेरिका का इंग्लिश, है ना, अमेरिकन और ब्रिटिश। ठीक है, अब मानक भाषा क्या है, अभी पूछ रही थी ना, ये लिखा था परिष्कृत भाषा। हाँ, चलो देखते हैं। मानक भाषा सामान्य अर्थ में इसको क्या बोलते हैं, या तो आदर्श भाषा बोल देंगे, या शुद्ध भाषा, या परिष्कृत भाषा, और इसका एक और नाम है परिनिश्चित भाषा या टकसाली भाषा। हाँ, टकसाली मतलब क्या, जहां पे टंकन के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे किताबें किसमें छप रही हैं, हिंदी में, वो एकदम मानक है। आप बोल रही थी ना मुझे हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो हिंदी प्रयोग कर रहे हैं ये स्थानीय हिंदी है। ठीक है, हम तो मिक्स भी कर देते हैं, वहां जाओ, उधर से मुड़ जाना, या ऐसा मतलब एकदम मिक्स करके बोलते हैं, मछली खाबे का, ऐसे करके। ठीक है, तो आदर्श भाषा मतलब वो आइडियल फॉर्म में हो गया, शुद्ध भाषा मतलब प्योर फॉर्म में। अब टकसाली मतलब जहां पे टंकन करके उसको बुक छापने में या स्टाम्प आदि में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, मानक भाषा। परिनिश्चित मतलब उसका इतना वो प्योर हो गया है कि और इसको प्योर करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो परिनिश्चित हो गया। ठीक है, फिर परिष्कृत सेम है, दोनों का अर्थ लगभग सेम है। ठीक है, अब व्याकरणबद्ध भाषा को उच्चारण एवं लेखन में समरूप हो अंग्रेजी के स्टैंडर्ड लैंग्वेज शब्द का हिंदी पर्याय मानक भाषा को ही कहा जाता है। मानक भाषा किसी राष्ट्र और समाज की वह आदर्श भाषा है जिसका प्रयोग वहां के शिष्ट समुदाय द्वारा अपने साहित्यिक, प्रशासनिक, विधि, न्याय, व्यापारिक आदि क्षेत्रों में किया जाता है। क्या समझ रहे हैं कि जो शिष्ट समुदाय मतलब जो ऊपर वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको मानक मान रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि बस्तर में कोई प्रयोग कर रहे हैं, या मतलब इसका सेंस वैसा नहीं है। ये बस ये बोलना चाह रहे हैं कि जिनके हाथों में पावर है, जिनके हाथों में सत्ता है, वो जिन शब्दों का प्रयोग करें वो मानक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। हालांकि जब भाषा के रूप में देखें तो प्रत्येक भाषा का एक स्पेसिफिक हम स्वरूप तय करते हैं, उसी को मानक बोलते हैं, ताकि वो हर जगह समान रूप से बोले जाए। ठीक है, भाषा का मानकीकरण। अब मानकीकरण कैसे होगा भाई, मानक भाषा कैसे बनाएंगे, तो बोली बोली को धीरे 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 करके परिनिश्चित भाषा का रूप धारण करना ही मानकीकरण कहलाता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो इसका प्रयोग किसमें, शिक्षा में करते हैं, साहित्य में करते हैं, धर्म और प्रशासनिक कार्यकलाप में करते हैं। ठीक है, मतलब यूपीएससी एग्जाम लेगी तो थोड़ी लिखेगी, मतलब वो तो मानक भाषा में ही लिखेगी ना, या सीजीपीएससी या व्यापम ले लो, ये सब संस्थाएं मानक भाषा का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो बोली का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए प्रयोग उनका नहीं होता ज्यादा। ठीक है, अब एक ही इसका उद्देश्य है कि सर्वमान्य माध्यम बने जो सर्वत्र प्रयोग हो सके, सर्वत्र प्रयोग हो सके। ठीक, अब मानकीकरण के सोपान, किन किन सीढ़ियों से गुजर कर वो मानक भाषा बनेगा। पहले क्या होगा, बोली, बोली से क्या बनेगा, उपभाषा या विभाषा, विभाषा से फिर वो भाषा बनेगा, और भाषा से फिर मानक भाषा। ये मैं लिख के बताया था आपको। हाँ, तो इसमें 3 सोपान मुख्य माना है। पहला है प्रथम सोपान, पहले सोपान में भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में होता है जिसको आपसी बोलचाल में प्रयोग करते हैं, आपसी बोलचाल में। ठीक है, उसको बोली कहा जाता है। इसमें स्थानीय आंचलिक शब्द होते हैं और विशेष शब्दों का अभाव रहता है। ठीक है, साथ में जो साहित्य रहते हैं उसमें सृजन कम होता है। कोई एक आध गीत लिख दिए लेकिन साहित्य नहीं लिख पाएंगे। ठीक है,
इसका कोई विशेष व्याकरण नहीं होता। कैसे भी ये चल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुत्ता को कुकुर बोल दिए, ठीक है, ऐसा बिलई को बिलई बोल दिए, इसका कोई एकदम स्पष्ट व्याकरण नहीं होगा, ठीक है। द्वितीय सोपान में क्या होगा? पहला क्या था? बोली। उसके बाद क्या होगा? भाषा। बोली क्या बनेगा? भाषा। उसका क्षेत्र पहले इतना था, अब ये बड़ा होता जाएगा, लोग उसमें जुड़ते जाएंगे, और क्या होगा? साहित्य सृजन होने लगेगा, साहित्य सृजन होने लगेगा, ठीक। फिर ये भाषा की संज्ञा, यानी इसको भाषा बोलने लगेंगे, जैसे मैथिली में है ना, मैथिली को भाषा बोलते हैं आज, वैसा पहले वो क्या था? बोली था। हाँ, अब तृतीय सोपान में उस भाषा में एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे कि हर जगह वो समान हो, उसका व्याकरण वो विशेष व्याकरण हो उसका, और व्याकरण में क्या हो? क्वालिटी हो या गुणवत्ता हो, ठीक है। और उसका व्याकरण का प्रयोग शैक्षणिक कार्यों में, वाणिज्यिक कार्यों में, तकनीकी कार्यों में हो, ठीक है। फिर आगे कानूनी शब्दावली उसमें हो, फिर साहित्यिक सृजन हो, फिर शास्त्रीय रूप में भी वो सामने आए। जैसे अब देखो, हमारे पास एकेडमी के लिए शब्द नहीं था, इधर देखो, ये एकेडमी लिखते हैं, लिखते हैं, किसका है? ये इंग्लिश का शब्द है, हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया? इसको लिखा अकादमी, अकादमी। हाँ, अब ये अकादमी क्या बना? मानक बना, अब हर जगह इसका प्रयोग होता है अकादमी करके। उसी प्रकार और क्या क्या है? जैसे मोबाइल, मोबाइल के लिए हम क्या लिखे हिंदी में? मोबाइल। अब हर जगह इसी का प्रयोग होता है। हाँ, तो ये है मानकीकरण, ठीक है। और इंग्लिश वाले भी हमारे जो शब्द हैं, जैसे राम है, अब वो लोग क्या लिखे? रामा, ठीक है। तो वो भी ग्रहण किए, हम भी ग्रहण किए। तो हमेशा परिष्कृत या भाषा चीजों को ग्रहण करती है, ठीक है। भाषा का स्वरूप बढ़ता जाता है और फिर उसको मानकीकृत करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। इसके बाद बायो की क्लास होगी।